बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरी तरफ से आपको खुश आमदेद। कुछ ज़ाती वजह की बिना पर हारून साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर मुकम्मल प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त 17 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है और हंगामा आराई होती है, शदीद मुखालफत अपोजिशन करती है, मगर उसके बावजूद हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 समेत कई ऐसे बिल्स हैं जिनको कसरत राय से मंजूर कराने में कामयाब हो जाती है। अब सवाल यह है कि जो बिल मंजूर कराएगा, जो कानून बन गए, क्या उन पर अमल दरामद होगा? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। दूसरी तरफ हमसाया मुल्क भारत में साल भर एहतजाज करने वाले किसानों के सामने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और दूसरी तरफ ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के अपनी अंदर इंतहा पसंदी को भी हार नसीब हो रही है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए कहीं पर हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोले तो कहीं पर सिखों ने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले कि आइए और अपनी नमाज जुम्मा की अदायगी कीजिए, अपनी इबादत कीजिए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कच्चे के इलाके में बढ़ता हुआ डाकू राज, इसकी बात होगी। माहौल में फैलती हुई स्मॉग और ज़रई शोबे के ज़बूहाली पर भी हारून साहब का तजिया हम लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली 17 नवंबर को एक शदीद हंगामा हुआ। कई बिल, तकरीबन 33 के करीब बिल हैं जो कानून बने, पास हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हुकूमत कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कुछ है। एक तरफ से कहा जाता है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहते हैं बिल्कुल कम पैसे चाहिए, वो कहते हैं अब देखेंगे। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि इतनी जल्दी मौसर इक़दाम नहीं किए जा सकते। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 150 अरब रुपए खर्च होंगे, हुकूमत कहती है कि 25 से 30 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए होगी, जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं 1 लाख रुपए होगी और कुल 25 अरब खर्च होंगे, 30 हो सकते हैं। फिर इसमें दूसरे ऑप्शंस हैं कि इलेक्शन एक दिन के लिए जरूरी तो नहीं है, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक ही दिन हो, अलग अलग होते रहे हैं, अब भी हो सकते हैं। फिर 1 दिन, 2 दिन क्या 3 दिन भी हो सकते हैं। इंडिया में 7 दिन होते रहते हैं, कभी इससे ज्यादा भी होते हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि 8 लाख मशीनों की जरूरत है, हुकूमत कहती है कि 2.5 से 3 लाख मशीनों की जरूरत है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अलग अलग भी हो सकते हैं इलेक्शन। और फिर ये इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक ही मशीन काफी नहीं है, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है कि एक ही मशीन काफी हो सकती है। फिर ये है कि 2 से 3 लाख IT माहिरीन की इलेक्शन कमीशन ने कहा जरूरत होगी। ठीक, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मशीन बहुत सादा है, इलेक्शन ड्यूटी से पर जो तैयारात अमला है, टीचर्स वगैरह होंगे ज्यादातर, तो वो इसे हैंडल कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा की तरबियत दरकार नहीं होगी। अच्छा। और वो जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अक्सरियत करती है, या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरे सरकारी एहलकार भी होंगे टीचर्स के अलावा, तो वो अपना इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत सिंपल मशीन है। अच्छा, वो IT माहिरीन जो है वो पोलिंग बूथ पर मौजूद होने की बजाय स्टैंड बाई होंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीन में से किसी ने चिप निकाल ली तो नतीजा तब्दील किया जा सकेगा। तो उसका जवाब हुकूमत ये देती है कि तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स, इंतखाबी अमला और बहुत से लोग मौजूद होंगे वहां पे, तो इलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि चिप उसमें से निकाल ली जाए? चिप तो नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह के कुछ और एतराजात हैं, मगर ये देखिए एक और इस मसले का एक और बड़ा आसान हल है कि आप न कराएं सारे इलेक्शन उस पर। अच्छा, कुछ करा लें, बल्दियाती इलेक्शन में ट्रेनिंग कर लें, आधी सीटों पे करा लें, तो उसका तजुर्बा भी किया जा सकता है। ये ऐसे मसाइल नहीं है जिनका हल ना निकला। फिर उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि वो मशीन ही नतीजा निकालेगी, अगर एतराज हो तो उसमें से पर्ची निकाली जा सकती है। लेकिन हारून साहब, भाई दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में 4 इलेक्शन हो गए, तो उसके 4 का मतलब 4 नहीं है। वहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए, कौमी असम्बलियों के इलेक्शन हुए, 90 करोड़ वोटर हैं,
अमेरिका में हुए, ब्राजील में हुए, कितने बहुत से मुल्कों में हो रहे हैं। हारून साहब, इसको लेके इलेक्शन कमीशन का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है। वो कहते हैं कि सब लोग बैठ के यहाँ पर इंडिया की मिसाल देते हैं और दीगर ममालिक के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पर ईवीएम का कामयाब इस्तेमाल है, मगर वो कहते हैं कि ब्राज़ील को हम देख लें, भारत को देख लें, 20 से 22 साल का अरसा उन्हें दरकार था और वो वक्त लगा, उसके बाद इन मशीनों के ऊपर जाकर उन्होंने इंतखाबात कराने शुरू किए हैं। नहीं तो मगर हमने तो जदीद तरीन मशीनें बनाई है ना, जैसे हमने नादरा में सारी दुनिया से हम आगे थे तकरीबन। तो इसी तरह दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी तो नहीं है आप सारी सीटों पे उस पर इलेक्शन कराएं, मशीनें इस्तेमाल करें, इसमें प्रॉब्लम और है। अच्छा, फिर वो ये और भी हैं एतराज़ात, वो कहते हैं कि डाटा सेंटर ही मौजूद नहीं है। तो वो डाटा सेंटर बनाए जा सकते हैं ना, अभी तो 2 साल पड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीनों की नकलो हरकत के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वही हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करती है, अमला पहुंचाती है, तो मशीनें भी पहुंच जाएंगी। अच्छा, एक एतराज ये है कि वो हुकूमत गड़बड़ करेगी मशीनों में, तो मशीनें क्या जरूरी है कि हुकूमत ही बनवाए, इलेक्शन कमीशन बनवा ले। फिर मुझे आज अमेरिका से टेलीफोन आ रहे थे कि भाई ये दुनिया में अदारे हैं जो इन मशीनों को सर्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। एक एतराज इससे पहले भी किया गया था, जो अब उस पर खामोशी इख्तियार कर ली गई है, ये हैक कर ली जाएंगे। हैक तो ये हो सकती ही नहीं है जी, इनका इंटरनेट से तो कोई ताल्लुक नहीं। दुरुस्त बात है, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट आएंगे, उसके सिस्टम को बनाया जा सकता है। अब हैक होने के अंदेशे से आप बैंक बंद कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनियां बंद कर देंगे और डिफेंस अपना GHQ बंद कर दें। हैक तो कोई भी चीज हो सकती है। हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर फिर ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है? जब हुकूमत ने इस बात को मंजूर करा लिया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, उसके बावजूद ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अभी तो कानून बना है, देखते हैं कि उनको हक मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, वो तो हक तो उन्हें मिल गया जब कानून मंजूर हो गया। उसमें सिर्फ एक पहलू मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हक उन्हें मिल गया। आपने देखा नहीं शायद कि नवाज शरीफ साहब का भी और शहबाज शरीफ का भी पीपल्स पार्टी का लहजा बदल गया, अभी उनसे वोट मांगेंगे जी। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन में है कि 14 मराहल होंगे और 15 मराहल होंगे। एटम बम तो बना लिया आपने जिसके 22 मराहल होते हैं, तो ये 14 मराहल कौन से हैं? इसमें तो ये टेक्निकल चीजें हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। 2 साल पड़े हुए हैं, 2 साल। और मशीनों से गुरेज कैसे कोई माशरा कर सकता है? मशीन जब आ जाती है, और मौलवी साहबान ने तो लाउड स्पीकर की भी मुखालफत की थी कि इसमें शैतान बोलता है जी। और हर मशीन की हमेशा मुखालफत की गई है, टेलीविजन की मुखालफत की गई थी, रेडियो की गई थी। हर मशीन बिलाखिर राइज होकर रहती है। अलबत्ता जो उसमें खामियों का अंदेशा होता है, उसके जो मनफी पहलू होते हैं, इसमें तो कोई मुझे मनफी पहलू नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और है क्या? सिंध में पीपल्स पार्टी धड़ल्ले से धांधली करती है, वडेरे हैं। ये हमारे जनूबी पंजाब में भी वडेरे करते हैं, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते हैं। पंजाब में बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ ये शिकायत होती है, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लिया जाता है। सिंध में तो पुलिस ही उनकी है ना, सरकारी अमला उनका है, टीचर उनके हैं, भर्ती इसी नुक्ता नजर से किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो पीपल्स पार्टी को है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कमीशन के, एक जमाने में MQM यही काम करती थी कराची में, 2-2 लाख वोट निकल आते थे, 1.5-2 लाख तो आमतौर पर निकल आते थे। तो कबोल साहब ने कहा था ना कि मैं गया पोलिंग स्टेशनों पे जब वो MQM के टिकट पे लड़े थे, नबील कबोल साहब, तो वहां तो लोग ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा फिक्र न करें, 1.5 लाख वोट आपके निकल आएंगे। तो अब इसमें इसी तरह नून लीग का बल्दियाती अदारों के जरिए उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है। उनके अब भी बल्दियाती अदारों में लोग हैं और सिविल सर्विस में भी उनके लोग हैं, तहसीलदारों पटवारियों में भी पेनिट्रेशन है। उनका एक बड़ा तवील तजुर्बा है इसका। अब जब ये तो हो नहीं सकेगा, अब मशीन में तो आप मुदाखलत नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, ये तो अपोजिशन के फायदे में है मशीन। तो अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो इसके फायदे में है। एक और बड़ा अजीब पहलू है क्या? अगर ये राइज हो गया तो इसे क्रेडिट तो जाएगा इमरान खान को, ऑब्वियसली। ये तो वो गवारा नहीं कर सकते। फिर ये है कि इंस्टेबल रखना चाहते हैं कि अब भी उनके बाद लोग कह रहे हैं, खासतौर पर उनके जो अखबारी तर्जमान है वो ये कह रहे हैं, मीडिया में जो उनके लोग हैं, कि भाई इसको निकाला जाएगा। हत्ता कि ये सब कुछ होने के बावजूद, असेंबली से कवानीन पास होने के बावजूद कहा जा रहा है कि एक पेज में नहीं है जी, अलग थलग हो गए।
एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो लेके आए अरकान असेंबली को, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो एक पेज में नहीं है जी, इसको निकालेंगे जी, इसको नहीं आप वो बर्दाश्त कर सकते। ओ भाई, कोई मुतबादल इंतजाम होगा तो हुकूमत बदलती है, इसी तरह मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा और ये 2 साल निकल जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपना वोट कास्ट करेंगे, डेफिनेटली वो तो इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, तो उसमें कोई चांसेस हैं कि उनका वोट हैक हो सकता है या कोई उसमें गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि 90 लाख वोटर है, जिसमें से 90% से ज्यादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हर वोटर को एक नंबर भेजा जाएगा, मसलन 1 4 2 3, ये एक नंबर है। ठीक, तो उसमें हर एक वोट को अलग अलग कैसे वो हैक किया जाएगा, ये बात मेरी समझ से बालातर है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें आप अगर हैक करने का खौफ हो, फर्ज कीजिए, तो क्या आप सब कुछ बंद कर देंगे, बैंक बंद कर दें, फिर GHQ में भी काम नहीं होगा। GHQ में जनकैनी के दौर में कागज का इस्तेमाल बंद हो गया था, बहुत पहले कर लिया गया था। मसाइल भी होते हैं मगर उनका हल भी तो निकाला जाता है ना। ठीक है, ये थोड़ी अच्छा, वो असल में खतरा और बात से है। उसमें जो आपने कही बात वो अहम बात है कि भाई वोट तो 80-90% ओवरसीज पाकिस्तानी के अजीबो गरीब बात है कि इसके इमरान खान के हक में है जी। अब आप अंदाजा लगाइए कि वस्ती पंजाब में है 100 सीटें कौमी असेंबली और 100 सीटों पे 90 लाख वोट हैं, इसमें से आधे वस्ती पंजाब में है और कुछ पख्तूनख्वा में है, सिंध में कम है और बलूचिस्तान में कम है। अब ये 90 लाख वोट हैं, इसमें से 90 लाख पाकिस्तानी है, फर्ज कीजिए 30 लाख वोट रजिस्टर होते हैं, फर्ज कीजिए 15 लाख डाले जाते हैं, तो ये 15, 20, 25 हजार वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं, तो 30-40 सीटें मुतासर हो सकती हैं। ये है खौफ की वजह। ठीक है, तो इस खौफ का मुकाबला करने के लिए जो बातें कर रहे हैं अपोजिशन वाले, तहरीक चलाएंगे, इन कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम चले जाएंगे, लगता है कि कुछ इसका नतीजा निकलेगा? अदालतें इस तरह की चीजों में, देखिए हम अदालत के बारे में ये पहले से तो नहीं कह सकते कि अदालत क्या करेगी। मुमकिन है बाज़ जगह पे कुछ तज़ामीम तब्दीलियां तजवीज़ करे, लेकिन अदालतें पार्लियामेंट के फैसलों को आमतौर पर तब्दील नहीं किया करती। ठीक है, और तहरीक कोई चलेगी या नहीं चलेगी? रह गई तहरीक, तो तहरीक पहले चला चुके ना, यानी अब भी वो, यानी उन्हें यकीन था तो वो ये जलसे बलसे के कराची का जलसा आपने देखा, मदारस के बच्चों के सिवा कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो दही सिंध से 2-4 लाख आदमी ला सकती थी, नहीं 50-60 हजार भी ले आती तो एक बहुत बड़ा पावर शो हो जाता, तो वो भी नहीं हो सका। तो लाहौर में जलसे तक तो मेरा नहीं ख्याल है, ये इसी तरह चलता रहेगा, गैर यकीनी का माहौल रहेगा और कोशिश करेंगे इंस्टेबल रहे हालात, बेयकीनी रहे, फिर ये कि अफवाहें फैलती रहेंगी, ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कोशिश उनकी ये है कि हुकूमत के या तो इमरान खान कोई फौजी क़यादत के खिलाफ इक़दाम करें या फौजी क़यादत उसके खिलाफ इक़दाम करे, लेकिन दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज होने वाली है, और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसकी अलामतें नजर आएंगी। अब तक तो कोई अलामतें नजर नहीं आई। आपने देखा है कि बाद अखबार नवीसों ने कहा कि वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं जी, और इसको फारिग कर देंगे और नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे जी। मुझे राब्ते जरूर हुए मगर इस मकसद के लिए नहीं हुए कि इसको फारिग कर दें, राब्ते हुए फेयर इलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अफवाहों से कुछ मुसद्दक़ा चीज़ों पे भी जाते हैं, कुछ हलफनामों की भी बात करते हैं हारून साहब, जिसने नून लीग के बयानिए को या कहे नून लीग के कद को कुछ ज़्यादा तक़वियत दी, कुछ ज़्यादा मजबूत किया है। जो एक गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज की तरफ से एक हलफनामा सामने आया है और जो उन्होंने बातें की हारून साहब, आपको लगता है कि एक नया महाज खुल गया, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया और भी ना जाने क्या कुछ इसमें से निकलेगा? बदकिस्मती से सिचुएशन ऐसी है कि अपोजिशन इमरान खान ने बहुत से ब्लंडर किए हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, क्या क्या लोग उसने कहाँ कहाँ बिठा दिए हैं, महंगाई हो गई है अगर जो उसमें बैन अवी अवामल भी है। अपोजिशन वो असल इश्यूज पे जाने की बजाय हमेशा ऐसी चीजों को छेड़ती है जो उल्टा उसे गले पड़ जाती है, उसकी पोजीशन मजबूत नहीं हुई है। राना शमीन साहब रहने वाले हैं साहिवाल के, सिंध में वो जज कैसे हो गए? और इत्तलात ये हैं कि उस वक्त सिंध हुकूमत से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर वो मुस्लिम लीग के नायब सदर बन गए सिंध में,
और फिर वहां से उन्हें निकाल दिया गया। आप जज बन गए, फिर वहां से निकाल दिए गए। इत्तेजाज हसन साहब तो कहते निकाल दिए गए। और फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में तो दायरा कार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लगाया वहां जज। और ये कोई बात काबिल फहम है कि उनकी मौजूदगी में चीफ जस्टिस इस तरह के टेलीफोन करे और अपने आप को एक्सपोज करे? अगर उसे फर्ज कीजिए ये काम करना ही होता तो वो तन्हाई में करता ना। इससे भी बड़ा लतीफा ये है कि जिस जज का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो उस बेंच में था ही नहीं, और न सिर्फ उस बेंच में नहीं था, वो तो बैरून मुल्क था। फिर वो जज साहब जो है अमेरिका जाते हैं, उनके भाई की वफात हो जाती है डंगी से, वो यहाँ तशरीफ लाने के बजाय, वापस उस जनाजे में शरीक होने के बजाय वो लंदन पहुंचते हैं और उनके साहबजादे को अटॉर्नी जनरल वो बनाया जाता है, एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल पंजाब में बनाया जाता है। और वो जाके उसी नोटरी पब्लिक से अपना वो बयान हल्फी जारी करते हैं, जिसे दस्तखत कराते हैं, मोहर लगवाते हैं, जिसे नवाज शरीफ साहब कराते हैं। ये कोई किस्सा नाकाबिले फहम है। मेरा नहीं ख्याल है मुस्लिम लीग की पोजीशन बेहतर हुई है, मेरा ख्याल है खराब हुई है। और जो जो ये मामला खुलते, उन्होंने पेश तो नहीं किया ये जो बयान है उनका, आपको पता है कि नून लीग ने अदालत में पेश नहीं किया है? जी जी पता है मुझे हारून साहब, जानती हूँ, मगर फिर भी इसको बेचा जा रहा है। चलिए एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से आएंगे मजीद आगे बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर किस तरह से शिकस्त मिलती है उन लोगों को जो अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र करेंगे, इंतहा पसंदी का जिक्र करेंगे, और मुसलमानों की हालत वहाँ पर अब कैसी है और उनके लिए मजीद कितने नए रास्ते खुल गए, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, अमूमन इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो रवैया हमें देखने में आता है वो निहायत अफसोसनाक होता है, मगर नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए सिखों ने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले, वहीं पर हिंदुओं ने भी अपने दरवाजे खोले। इस मुकम्मल सूरत हाल को आप किस तरह से जांच रहे हैं? ये एक बड़ी वसी और पेचीदा सूरत हाल है, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। देखिए, अभी सिखों ने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया एक दो जगहों पे, अभी ये जारी रहेगा, उसका बड़ा दबाव आया है। और लाखों सिख जो हैं वो 3 साल दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे, उनसे माफी मांगी है उन्होंने। वो सिखों को भी नाराज कर रहे हैं, मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हैं। अच्छा, ये गलती पिछली दफा मुझसे हो गई थी कि ये गुड़गांव और गुरुग्राम एक ही जगह है, ये जो नाम बदलते रहते हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। ठीक, एक ही वाक्य है। एक ही हिंदू ने अपनी वर्कशॉप, जो को बहुत वसी जगह है, वो पेशकश की उसकी कि यहाँ पे जमा पढ़ लें। अलबत्ता सिखों में और मुसलमानों में गुर्बत पैदा हो रही है, दोनों खुद को मजलूम समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वसी और गुरुद्वारा है, वहां कर लें। और अब ये मालूम नहीं कि इसकी फिकी नौयत क्या है कि मुसलमान इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बहरहाल उन्होंने ऑप्शन दिया है। आपको याद होगा कि जब 370 मनसूख की गई कश्मीर को विफाक का हिस्सा बनाया गया, मकबूजा कश्मीर को, तो उस वक्त भी सिखों ने बहुत ताउन किया था। और बच्चियां खास तौर पे जो परेशान थी, जो कश्मीर से बाहर पढ़ रही थी, तो उन्हें पहुंचाया था कश्मीर में। तो ये एक तरह का अलायंस बन रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, दूसरी अक़लियतें भी परेशान है। तो वो मसाजिद बनाने नहीं देते। इसमें लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, भी अपनी मस्जिदों में क्यों नहीं पढ़ते? तो मसाजिद तो बनाने देते ही नहीं है, बल्कि जो है उनको भी गिरा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तलखी बढ़ती चली जाएगी और उसके नताए तो जाहिर ही हैं। लतीफ़ा ये है कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहाँ मजहबी आज़ादी के हवाले से ज्यादा तशवीश पाई जाती है। इसमें यानी पाकिस्तान के अलावा रूस है, सऊदी अरब है, चीन है, बर्मा है, एरिट्रिया है, शुमाली कोरिया है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है। अच्छा, तो ये एक कमीशन है अमेरिका में मजहबी आज़ादी से मतलब बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का कमीशन। ठीक। अच्छा, इसने इंडिया की सिफारिश की थी
अब तो इंडिया में तो ये हो रहा है कि लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देते, कत्लेआम हो रहा है। वो बच्ची का जरा दिखाए ना, इसके बाद जरा मैं बात मुकम्मल करूं क्लिप। वो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, मगर वो इंडिया का उसमें जो बाइडेन इंतजामिया उसके लिए तैयार नहीं है। ये 2002 से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए, बिलाखिर 218 में उन्होंने कर लिया, 219 में भी रखा, 220 में उन्हें जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान के ताबन की, अफगानिस्तान की वजह से शायद, तो उसको निकाल दिया, अब फिर शामिल कर दिया। 220 में इस्तिस्ना दे दिया था, अब फिर शामिल कर दिया है। तो वो ये मतलब ये है कि वो चूंकि उनके हलीफ हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, असल मसला है चीन। चीन की दौलत कितनी हो गई है? अभी आप मुझे प्रोग्राम से पहले आपने कुछ बताया था। जी, चीन तो हारून साहब अमेरिका को भी मात दिया गया है। आलमी जो दौलत का हिस्सा है उसमें कहीं ज्यादा चाइना का हिस्सा है। चाइना इस वक्त 120 ट्रिलियन डॉलर के साथ आगे है और अमेरिका के सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर है जिनकी वो मलकियत रखता है। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है दो चीजों में। एक तो वो अमेरिका का हलीफ है, हलीफ क्या खाक है, उसका करिंदा ही बनता है। इसराइल की तरह बनना चाहता, वो समझता है जैसे इसराइल पर अनायत की थी। तो मैं इसराइल के पड़ोस में कोई चीन नहीं था, यहाँ चीन मौजूद है और वो उसके 80,000 फौज बंकर बनाकर और अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ सारा असला वो खुद बनाते हैं, उनकी सरहद पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये है कि उसके लिए अब दूसरा अंदर इतनी खराबी है और वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों से तो माफी मांगी है उसने जी, आज नरेंद्र मोदी ने, मगर सिख माफी देने के लिए तो तैयार नहीं है। आपको क्या ख्याल है वो फौरन मान जाएंगे? उन्होंने कहा भाई साहब पहले वो कवानीन मनसूख करें, वादा किया उसने कहा कवानीन मनसूख करें उसके बाद जाएंगे। इतना एतबार वजीर आजम का नहीं है कि वो टीवी पे आके ऐलान करे और कहे कि मैं माफी मांगता हूँ, कवानीन मनसूख कर दिए जाएंगे। भाई आपको 3 साल क्यों लगे? जब मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो खालिस्तान की तहरीक बढ़ रही है, सही, और जाहिर है उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। 17% सिख हैं इंडियन आर्मी में और उनका बड़ा रोल है, यही लड़ाका फौजी हैं। फौज में तो बेचैनी पाई जाती है। ये भी बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के ये इकदाम वापस लेने की, ये कवानीन को मनसूख करने की वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हैं वो भी हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिसी कुछ काम करेगी ऐसे में, जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है? देखिए ना, आप किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों के और बड़ी कंपनियों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं, तो किसान को अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत होती है। तो वो किसान अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकता और अपने आप को हालात के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता। उसमें सिख हराबल दस्ता थे, लेकिन सारे किसान शामिल थे। जहाँ जहाँ किसान जो है, किसानों में आपको पता है कि वो कर्जे लेते हैं और खुदकुशी के वाकयात होते हैं और बड़ी बुरी हालत है किसान की बाद एतबार से। तो वो वापस उनको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। सही, दबाव बढ़ता चला जाएगा। वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि एक महाज में 2 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वार थिएटर तो होगा मोस्ट प्रोबेबली गिलगित बल्तिस्तान, अगर जहाँ खुदा न खास्ता होती है, होनी तो नहीं चाहिए, और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर। तो इसकी सरहद पे तो चीन बैठा हुआ है। कल तो ये इंडियन मीडिया से अफवाहें फैल रही थी कि गिलगित को चीन के हवाले कर दिया गया। एक साहब मुझे पूछने के लिए आया हॉस्पिटल में, अच्छा, मैं था, वो जरा चोट लग गई थी अंगूठे पे, यही वजह है कि मैं आ नहीं सका स्टूडियो में। तो वो पूछने के लिए कि गिलगित, तो दिलचस्प बात यह है कि उनका ताल्लुक फौज से था, जूनियर एक अफसर थे, गिलगित को चीन के हवाले कर दिया है। नहीं, सॉरी, वो रेलवे के एक अफसर थे, वो अपने उसके हवाले कर दिया है। तो मैंने कहा भाई चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए? असल बात यह है कि लद्दाख में अरुणाचल की सरहद पे चीनी बैठे हुए हैं। सही। तो इंडिया अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है और बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये जो कार्ड खेला है नवाज शरीफ साहब ने जस्टिस शमीम अनवर के जरिए, जस्टिस शमीम क्या पूरा राना शमीम के जरिए, तो ये तो उनके गले में पड़ गया, इससे एक्सपोज होंगे। तो तमाम
अफराद और कौमें जो तबाह होती हैं वो अपने तजादात की वजह से होती हैं। जब बुखार चढ़ जाता है, जो जर्मनी को चढ़ गया था, जो अपना मुसोलिनी को सर पर खप्त सवार हो गया था, जिस तरह हमारे यहाँ कराची में कुछ लोगों को हो गया था, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, ठीक है। वैसे हारून साहब, S-400 मिसाइल की जो आप बात कर रहे थे, लद्दाख, मशरकी लद्दाख की तरफ चाइना ऑलरेडी इस मिसाइल को नस्ब करके बैठा है। कश्मीरियों की जब हम बात करते हैं तो कश्मीरियों को क्या अपनी स्ट्रगल का रास्ता बदलना होगा, किसी और तर्ज पे स्ट्रगल करना होगी, अपने आप को किस तरह से खड़ा करना होगा? सालों से लड़ रहे हैं, दहाइयों से लड़ रहे हैं वो। ऐसा होता है, देखिए अलजायरियों ने अपनी जंग 100 साल से ज्यादा अरसे तक लड़ी। चीचन को यही मसला दरपेश है। चीन में जो मुसलमान हैं उनके बाद मसाइल हैं। जंगें इसी तरह लड़ाई जाती हैं। बाज़ औक़ात हालात ऐसे नहीं होते, आलमी हालात, कश्मीरियों के लिए आलमी हालात 9/11 के बाद नासाजगार हो गए। लेकिन एक बात ना भूलिए, अवामी तहरीकें नाकाम कभी नहीं होती। कभी अक़लियत ने अक्सरियत पर तादेर हुकूमत नहीं की है। ये एक तारीखी उसूल है और उसूल कभी नहीं बदलते। यही तकदीर इलाही है। कश्मीरी डट के खड़े हैं। आप देखिए बच्ची कैसी साफ उर्दू बोल रही है जी। वो तो कश्मीरी बच्ची है, वहां उर्दू तो नहीं पढ़ाई जा रही, तो फिर वो कितनी साफ उर्दू बोली। उर्दू उनकी जुबान है, इस्लाम उनका मजहब है, इंडिया से उनका नफ्सियाती तौर पर रिश्ता खत्म हो चुका है। कि कभी तारीख इंसानी में ऐसा हुआ ही नहीं था कि 40-50 लाख की आबादी पे 8-9 लाख फौज रखनी पड़े। हर खानदान पे एक, ये नहीं आप समझ लें कि एक फौजी मुकर्रर है। इसके बावजूद अगर कश्मीरी झुकने के लिए तैयार नहीं है, लोगों का ख्याल था अली गिलानी की वफात के बाद बूढ़े आदमी से चले जाएंगे वो, तो कश्मीर बदलना शुरू हो जाएगा। कश्मीर में तो कुछ भी नहीं बदला है। कश्मीर के तो लोग उसी तरह, हिकमत अमली के बारे में मैं नहीं कह सकता, वहाँ मकामी लोग ही उसका तयन करेंगे। अलबत्ता हम जरूर हमाकत कर रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी तो एक बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। कुलभूषण पे अगर आप सवाल मुझसे पूछे तो मैं अर्ज करता हूँ, उसको उठा रहे हैं कि कुलभूषण को जनाब एनआरओ दे दिया है। वो उसके अपील के ऊपर भी बयान देने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और जो कुछ इमरान खान साहब को की वजारत इत्तलात को करना चाहिए था वो भी नहीं कर सके। भाई एक बड़ी सफारती मुहिम तो चलाएं, वजारत खारजा को भी मुतहर्रिक कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी लिटरेचर मांगते हैं। मुझे कई लोगों ने फोन किया, लिटरेचर उनको नहीं। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन किस आदमी को बनाया? क्या वो कश्मीर पर गुफ्तगू कर सकता है? कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए किसी नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे आदमियों के, जो बूढ़े आदमी थे लेकिन हम वक्त सफर में रहते थे। और फिर इन्होंने बना दिया था उसको, नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को, वो सैर करने के लिए तशरीफ ले जाते थे। वो तो बात ही नहीं कर सकते। कितने सफारतकारों ने लिखा है कि वो तो बात ही नहीं कर सकते थे। वो तो उर्दू बोल सकते हैं बमुश्किल, या पश्तो बोल सकते हैं। सही। तो वो जाहिर है हमेशा मुतरजम की जरूरत होती थी और तैयारी वो कर दी। उनका इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स में था। तो कोई कैंपेन हमने भी लॉन्च नहीं की है। दुनिया भर में फारसी में आप उसमें सेंट्रल एशिया सारा फारसी बोलता है, अफगानिस्तान समझता है, ईरान समझता है, अंग्रेजी में, दूसरी जुबानों में, शुमाली अफ्रीका भी अरबी बोलता है, सूडान में अरबी बोली जाती है। ये करें अपना सारी चीजें, वहां प्रोपेगेंडा मटेरियल भेजें। आपका मुकदमा बहुत मजबूत है, लेकिन आप कोई जंग लड़ नहीं रहे। जंग लड़नी होगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस ब्रेक से तो कुलभूषण के हवाले से भी कोशिश करेंगे हमारी बात हो जाए, मगर इसके साथ साथ कच्चे के इलाके में जो डाकुओं का राज है, ये बहुत एक संगीन मसला है जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। इसका मुस्तकिल हल क्या है, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। माहौल में फैलती हुई स्मॉग और ज़रई शोबे की ज़बू हाली के ऊपर भी हारून साहब का तजिया रहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कुलभूषण के हवाले से आप बात कर रहे थे। ऑपोजिशन तो कहती कि हम पे तनकीद होती थी, अब तो खुद उसे अपील का हक दे दिया है हुकूमत ने। सिर्फ उसी को नहीं दिया है, वो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है कि पाकिस्तान फौजी अदालतें जो सजा देती हैं उस पर अपील का हक दिया जाए। तो उसे अपील का हक दिया गया है। सिर्फ उसी को नहीं है, कोई भी जो गैर मुल्की होगा
और इससे जासूसी में पकड़ा जाए या किसी और जुर्म में पकड़ा जाए, फर्ज कीजिए मनशियाती में पकड़ा जाए, उसे अपील का हक होगा। मुझे हैरत है कि जो इश्यूज हैं, ऐसे नालायक लोग इमरान खान ने बिठाए हैं, तो साहब है वक्त ज़ाया कर दिया है, ये पंजाब के महकमा माहौलियात में एक डेले का काम नहीं हुआ है, और करप्शन के बहुत से वाक़ात हैं बेशुमार, यानी सरकारी दफ्तरों में, और जो इश्यूज हैं उनको नहीं उठा रहे। मतलब ये अपना उस्मान बुज़दार की तकरीर पे कोई तहरीक नहीं चला रहे, और ये वजीर माहौलियात जो है रिजवान साहब जो है, इनकी इतनी शिकायत है कि कोई हद नहीं है, उस पर कोई एक बयान तक नहीं देता। जो असल इश्यूज है उनको उठाते नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे वो, तो एनआरओ कैसे हो गया? तो हाई कोर्ट उसको रिहा कर देगी, यानी सारे सबूतों के होते हुए। कोई बात समझ में आने वाली है? ठीक है, चलिए बुज़दार साहब ने तो हुक्म दिया है, हारून साहब आप उनकी बात ना करें, रिजवान साहब को चले उनका मामला कुछ देर के लिए अलग कर देते हैं। बुज़दार साहब ने हुक्म दे दिया स्मॉग के हवाले से कि बाकायदा निकलें टीमें और अमल दरामद करती हुई नजर आए उनके अहकामात के ऊपर, स्मॉग नहीं होनी चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल करें। हुक्म की क्या हैसियत है? देखिए, पहली गलती तो ये है 15,000 कारों के लिए बैंक रोज कर्जा दे रहे हैं, शायद उसमें कुछ कमी आई, 1.5% सूद बढ़ा है। भाई जब स्मोग है, जो खला से तस्वीरें ली गई हैं, बैन अल-अक़वामी अदारों ने ली हैं, मशरकी पंजाब से बेशुमार आ रहा है धुआं इस तरफ। अच्छा, फिर 70% गाड़ियों की वजह से है, वो कुछ वक्त के लिए आप गाड़ियां रोक नहीं सकते, शिंगाई में आप गाड़ी ले ही नहीं जा सकते दूसरे शहर से। अच्छा, लंदन के जो मरकजी इलाका है उसमें आपको जायद टैक्स अदा करना पड़ता है। तो जहाँ पे ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन यही है, पार्किंग का बंदोबस्त हो, गाड़ियों की तादाद कम हो। सड़कें तो लंदन से बड़ी हो गई हैं लाहौर की, ठीक है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस कोई काम नहीं करती है। गाड़ियां एक फैशन भी है कि जरूर गाड़ी रखनी है, मोटरसाइकिल वाले तो मजबूरी है। हारून साहब बात करेंगे इस पे, तफसील से बात कल इस पे कर लेंगे, ये बड़ा अहम मौजू है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है, हारून साहब मुझे बताएगा, हर चंद महीने के बाद ये कच्चे के डाकुओं का मसला फिर से जिंदा हो जाता है, इसका हल क्या है, मुस्तकिल हल क्या है इसका? इस पे भी कल ही तफसील के साथ बात कर लेंगे। देखिए, वहाँ दरिया जो है शाखों में बढ़ जाता है, तो ये कश्मोर और राजनपुर और रहीम यार खां के करीब, और वहाँ जंगलात हैं, अंदर जजीरे हैं, वो जंगलात हैं, उनमें डाकू पनाह लेते हैं, पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है। सादकाबाद में बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, बात करेंगे, उम्मीद करेंगे कि कल ये जो 2-3 अहम मौजू रह गए इस पर कल जरूर बात करेंगे। उसका हल मौजूद है, वजीरिस्तान की तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो हल आपसे कल जानेंगे हारून साहब, हल जानेंगे आपसे कल से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून। तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।